वेलकम दोस्तों, साथियों, कॉमरेड्स और सभी सहयोगियों। वीडियो बहुत अच्छा सा फिर से भी नहीं शूट हो पा रहा है। पहले प्लान ये था कि अच्छे तरीके से एक बोर्ड पीछे लगा होगा, उस पर ज़रूरी ज़रूरी बातें मैं लिखता चलूँगा और फिर एक बातचीत अपनी कहूँगा आपसे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया है। तो मैं सीधा कैमरे के सामने बैठ के बात यहाँ से शुरू करता हूँ। दोस्तों, दर्शन शास्त्र के परिचय के रूप में पहला ये वीडियो मेरा आपके सामने होगा उपस्थित, और इस वीडियो को बहुत ही एकेडमिक तरीके से मैं रखने की कोशिश नहीं करूँगा। इस वीडियो को रखने की, बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, उन सवालों को रेखांकित करते हुए और उन सवालों के समाधान के तौर पर और दर्शन की उपयोगिता को बहुत स्ट्रेस करते हुए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगा मैं। साथियों, सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही कि जैसे जब भी दर्शन की बात आती है, दर्शन से फिर निकल कर के आते हैं आर्थिक विचार, राजनीतिक विचार निकल के आते हैं। कभी आर्थिक विचारों को और राजनीतिक विचारों को दर्शन से अलग करके नहीं देखना चाहिए। तो वो निकल कर के आते हैं, फिर तरह तरह की विचारधाराएं निकल कर के आती हैं। फिर उन सभी में एक ये कहा जाता है कि जैसे आपके सामने तीन तरह की विचारधाराएं, एक गांधीवाद एक विचारधारा है, एक दुनिया को, समाज को देखने की, समाज में एक परिवर्तन लाने का एक तरीका है, अम्बेडकरवाद एक तरीका है, मार्क्सवाद एक तरीका है। और बोलते हैं तीनों ही बड़े भले, इनके अनुयायी जो हैं वो तीनों ही बड़े भले होते हैं। आपके पास चॉइस है, तीन तरह का प्रोडक्ट हमारे सामने है, आप इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को चुन लीजिए और जिसको आप चाहें उसके हिसाब से आप फलानेवादी हो जाइए, मार्क्सवादी हो जाइए, अम्बेडकरवादी हो जाइए या गांधीवादी हो जाइए। क्योंकि इनके पीछे कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन तो देना है नहीं। बस ये है, मार्क्सवाद ये कहता है, समाज को इस तरीके से उसको समझाने की कोशिश करता है, गांधीवाद इस तरीके से दिखता है, वगैरह वगैरह, अम्बेडकरवाद इस तरीके से दिखता है। साइंटिफिक जस्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत है नहीं है, जिसमें आपकी रुचि हो, जो आपको उचित लगे, जो आपको बेहतर लगे, जो आपकी जो पर्सनल जो तकलीफ़ें हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उनको बढ़िया तरीके से मैनिफेस्ट कर सके, उसको आप उसके तौर पे ले लीजिए। अगर इस तरीके से किसी वाद में उलझना है तो फिर तो सीरियसली कोई डिफरेंस का, कोई डिबेट का, कोई आर्गुमेंट का, कोई भी एक क्या कह सकते हैं, एक क्रिटिकल होने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर तो चॉइस वाला मामला बन जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं, साइंस की बात करते हैं कि इन तीनों में से या किसी भी इस प्रकार के वाद में से किसमें साइंटिफिक एलिमेंट ज़्यादा है, साइंस किस में ज़्यादा है, तब फिर आपको एक इनमें से चुनना पड़ेगा। आपको चुनने के लिए विवश होना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान आपसे ये कहता है कि भले ही आपकी इच्छाएं, आपकी जो चॉइस क्या है आपका, वो मैटर नहीं करेगा, साइंस जो बोल रहा है वो आपको मानना पड़ेगा। तो साइंस के तौर पर जब रखने की बात आएगी तो फिर इस तरीके से हम दर्शन को यहाँ आपके बीच में रखने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये तरीका रहेगा आगे बातचीत का पूरा कि एक साइंटिफिक फिलॉसफी के तौर पर हम दर्शन को कैसे देखना चाहिए और ये कैसे इसको देखा जाए। इसको अप्रोच करने के कई तरीके थे दोस्तों मेरे पास में। एक तो ये तरीका था कि दर्शन के इतिहास में जाकर के, इतिहास में तमाम दार्शनिकों ने दुनिया को समझने के लिए, प्रकृति को समझने के लिए क्या क्या बातें कही, और सबसे एक ज़रूरी चीज़ के दर्शन का, फिलॉसफी का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, इसकी विषय वस्तु क्या है, यानी अध्ययन किस चीज़ का करता है ये। जैसे फिज़िक्स का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर होता है ना, कि वो इस नेचर में होने वाली जो जो कॉस्मोलॉजिकल परिघटनाएँ हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल जो परिघटनाएँ हैं, उन सब का अध्ययन जो है वो फिज़िक्स के सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत आता है। ऐसी बायोलॉजी का भी अपना एक सब्जेक्ट मैटर है। दर्शन का क्या सब्जेक्ट मैटर है? इतिहास में हम अभी जानने की कोशिश करेंगे कि दर्शन का सब्जेक्ट मैटर कभी स्टैटिक नहीं रहा है, वो लगातार बदलता रहा है हिस्टोरिकली, और ह्यूमन कल्चर के साथ साथ वे अपने आप को शेप करता रहा है, बदलता रहा है। तो इस प्रक्रिया में दर्शन को इस तरीके से अप्रोच करने का भी एक तरीका था। नो डाउट उस पर डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन उस पर जाने की एक ज़रूरत मैं यहाँ महसूस करूँगा, तो उस पर जाएंगे। तो सेकंड पार्ट में वो हिस्सा मेरा रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो मार्क्सवादी दर्शन है, जो मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी को देख समझने के लिए, सोसाइटी में होने वाले तमाम जो फिनोमेना हैं
उनके साइंस को समझने के लिए, इवन नेचर में होने वाले फिनोमेना है उनके साइंस को समझने के लिए मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है, और मोटा मोटा जो सोसाइटी में जो फ्लोट करता है मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग के जनरल कंक्लूजन्स, उन पर बात करेंगे। और क्रिटिकल होकर ये बात करेंगे कि एक्चुअली मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग के जनरल कंक्लूजन्स क्या हैं सोसाइटी के बारे में, नेचर के बारे में। यहाँ पर सोसाइटी के बारे में जो उसके जनरल कंक्लूजन्स हैं उन पर मेरा स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। तो वो जो चीज़ें हैं जरा उन पर बात करते हैं। साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब भी हम मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो वो डायलेक्टिकल मटीरियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग होती है। और ये बड़ा भारी भरकम सा शब्द है, डायलेक्टिकल मटीरियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, ऑफ सोसाइटी, एंड फिर आप बोलेंगे हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म वगैरह वगैरह। लेकिन इन शब्दों में डिटेल में जाने का फिलहाल वक्त नहीं है। आपने ये बोलते हैं कि मानव सभ्यता के विकास क्रम में, उसकी अर्ली स्टेजेस में जब प्रीमिटिव कम्यून्स थे और जब मानव सभ्यता विकास कर रही थी, तो प्रीमिटिव कम्यून्स के डिसॉल्व होने और क्लास सोसाइटी के फॉर्मेशन में, जिस तरीके से क्लास सोसाइटी अस्तित्व में आ रहे थे, उस प्रोसेस में सोसाइटी क्लासेस में डिवाइड होता है। और आज का जो हम मॉडर्न सोसाइटी देख रहे हैं, और मॉडर्न सोसाइटी में ये कहते हैं कि आज जो क्लासेस हैं उनमें एक वर्किंग क्लास है, एक बुर्जुआ क्लास है। इस तरीके के क्लासेस ह्यूमन सोसाइटी में हमेशा से रहे हैं। प्रीमिटिव कम्यून्स को छोड़ दिया जाए, जब प्रीमिटिव कम्युनिज्म का पीरियड रहा था उसके बाद में, तो वो उसका भी एक साइंस है बेसिकली। लेकिन ये जनरल कंक्लूजन्स हैं। अब जनरल कंक्लूजन्स हैं, उनको उनकी साइंटिफिक परिणतियों तक ले जाना, साइंटिफिक जस्टिफिकेशन तक देना, ये काम आगे आने वाले सतत वीडियोस में मुझे करना है आपके साथ, अपनी पूरी कैपेसिटीज़ के साथ साथ, बिना किसी कंटेंट के साथ खिलवाड़ करने की मैं पूरी कोशिश ही करूँगा कि ऐसी कोई गलती भी ना हो और एग्जैक्ट चीज़ आप तक कॉन्वे हो, और ये भी कोशिश करूँगा कि एक सरल तरीके से वो कॉन्वे हो। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो प्रीमिटिव कम्यून्स के डिसॉल्व होने और क्लास सोसाइटी के बनने के पीछे के साइंटिफिक जस्टिफिकेशन में आगे जाएंगे, लेकिन ये हुआ। और आज का सोसाइटी एक क्लास सोसाइटी है। ये क्लास सोसाइटी, इसमें साफ तौर पे आपको देखने को मिल जाता है कि एक मिडिल क्लास है, एक अपर मिडिल क्लास है, एक पेटी बुर्जुआ क्लास है, एक बुर्जुआ क्लास है, एक वर्किंग क्लास है। ये भी एक अवधारणा है कि जैसे कि एक कंक्लूजन ये चलता है मोटा मोटा कि मार्क्स ने बोला कि सोसाइटी में केवल 2 क्लासेस होते हैं, 2 क्लासेस होते हैं। ये थियरी कहाँ से पढ़ी है, किसने पढ़ी है, खैर उस पर भाई उस पर क्या कहें। खैर, तो सोसाइटी क्लासेस में डिवाइडेड होता है और हर क्लास का अपना एक फिलॉसफी होता है। ये बड़े दिलचस्प बात है। आप इसको यहीं से इसको बहुत से जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं, जो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं, वो कहते हैं ये बड़ा स्ट्रेंज कंक्लूजन है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हर क्लास का एक क्लास फिलॉसफी है? क्योंकि वो इससे ये कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि हर क्लास का एक क्लास फिलॉसफी है। इसका मतलब दुनिया में, समाज में, प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में होने वाली परिघटनाओं का जो देखने का नज़रिया होगा वो हर क्लास का अलग होगा। अब इस बात को अगर सोसाइटी तक रखें तो ये बात थोड़ी कम स्ट्रेंज नज़र आती है। जैसे कि अगर जाति प्रथा के उसके ओरिजिन को, फिर उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस को समझाना है, तो अगर आपका वर्किंग क्लास आउटलुक है, यानी क्लास फिलॉसफी आपकी वर्किंग क्लास वाली है, तब आप इसके विश्लेषण को किसी अलग तरीके से प्रस्तुत करेंगे। और यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका आउटलुक एक बुर्जुआ क्लास आउटलुक है, तब आप उसके उसी सेम परिघटना के ओरिजिन का, उसके डेवलपमेंट का एक अलग एनालिसिस प्रस्तुत करेंगे। ये एक थोड़ा सा ये स्ट्रेंज लगने वाली बात है कि एक ही परिघटना के 2 विश्लेषण कैसे हो सकते हैं। फिर आप विज्ञान की बात फिर यहाँ पर करनी पड़ेगी, दोनों में से कोई एक करेक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि किसी एक परिघटना के 2 विश्लेषण तो संभव है नहीं। तो लेकिन इस बात को फिर जब नेचुरल फेनोमेनन पे हम लागू करने की बात करते हैं कि किसी प्रकृति में कोई परिघटना घटित हो रही है, फिर तो वहाँ भी ये बात इस तरीके से लागू करेंगे कि यानी कि कोई एक साइंटिस्ट है जो बुर्जुआ क्लास से आता है, एक दूसरा साइंटिस्ट है जो वर्किंग क्लास आउटलुक जिसका है, और वो एक सामान्य एक परिघटना का अध्ययन कर रहे हैं। मान लो क्वांटम फिजिक्स के इंटरप्रिटेशन पे भी लोग बात कर रहे हैं, जो उसकी क्वांटम फिजिक्स के जो इम्प्लिसिट मीनिंग्स है, उनका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी अर्थ फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन कैसे करें। तो इन दोनों के इंटरप्रिटेशंस में फ़र्क आएगा, ऑब्वियसली फ़र्क आएगा। ये और भी ज़्यादा स्ट्रेंज कंक्लूजन है।
तो इन स्ट्रेंज कॉन्क्लूजन्स पे इतना साइंटिफिक एक्सरसाइज कौन करे, कौन माथापच्ची मारे, इसके लिए वो बहुत सरल, एक बहुत ही सुलझा हुआ रास्ता अपनाते हैं कि यार जो आपको पसंद आए वो एक्सेप्ट कर लो। लेकिन असल काम क्या है कि एक साइंटिफिक एक्सरसाइज की जाए और हर प्रकार के जो कहावतें होती हैं, जो कही सुनी बातें होती हैं, जो विचार होते हैं, उनके पीछे खड़े फिलोसॉफिकल आउटलुक तक पहुंचा जाए साइंटिफिक एक्सरसाइज करते हुए। ये काम साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग रखने वाले दोस्तों का होता है और उनका जो वाकई में साइंटिस्ट हैं, एक रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट की तरह सोसाइटी में काम कर रहे होते हैं। तो ये जो कंक्लूजन मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग के निकल करके आए हैं कि बड़ा स्ट्रेंज कंक्लूजन है, अब इनसे चीज़ें आगे और कैसे डिराइव होती चली जा रही हैं। फिर इसके बाद में वो ये कंक्लूजन और निकल करके आता है, आपने भी सुना होगा कि अगर सोसाइटी क्लासेस में डिवाइडेड है तो हर क्लास के क्लास इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने का उसका एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी होगा, यानी कि हर क्लास का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होगा जो उस क्लास के क्लास इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, एक पार्टी के तौर पर वो सोसाइटी में काम करेगा। इसलिए फिर वर्किंग क्लास के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो वर्किंग क्लास के क्लास इंटरेस्ट को सोसाइटी के सामने रख सके, उसकी भी एक पार्टी होनी चाहिए। और इस आइडिया को फिर लेनिन ने आगे इन्हीं मार्क्सिस्ट टीचिंग्स को और डेवलप करते हुए बताया कि एक रेवोल्यूशनरी पार्टी, एक रेवोल्यूशनरी वर्किंग क्लास पार्टी वो पार्टी होती है जो अपनी क्लास का वेंगार्ड होती है और वो उस क्लास का मोस्ट कॉन्शियस सेक्शन होती है। वो एक अलग और विषय हो जाता है। तो फिर यहाँ से वो एक पार्टी की भूमिका पर एक बात करते हैं कि वो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हर क्लास का एक पार्टी होता है। इससे फिर ये कंक्लूजन निकालते हैं कि कोई पार्टी अगर ये दावा करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कि वो सोसाइटी के हर क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये गलत बात है, ये संभव नहीं है। वो उस पर दो ही चीज़ें संभव हैं, या तो सोसाइटी की एक मटेरियल एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि सोसाइटी का एनाटॉमी कैसा है, सोसाइटी किस तरीके से हिस्टोरिकली आगे कदम बढ़ाता है, वो उसकी जानकारी नहीं है, और या फिर उसको जानकारी है वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है या फिर वो मूर्ख है। ये नतीजा पर हम मोटा मोटा निकल सकते हैं, फिर तो यही बात निकल के आएगी। बहरहाल ये पॉइंट क्लियर करना कि क्लासेस हैं, क्लासेस होंगी तो क्लास फिलोसफी होगी, क्लास फिलोसफी होगी तो उनके उस क्लास फिलोसफी पर बेस्ड उस क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक पार्टी का निर्माण होना चाहिए। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म जो है वो क्लास फिलोसफी है और ये उनके क्या कहते हैं उस क्लास के इंटरेस्ट के लिए लड़ती है, उनको सोसाइटी में सामने उनके रखती है इन क्लास इंटरेस्ट को। फिर एक कंक्लूजन ये निकाला जाता है कि मार्क्सिज्म लेनिनिज्म जो है वो इट्स जस्ट लाइक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन। इसका ये जो है एक आर्थिक विचार देना, राजनीतिक विचार देना, ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को इस तरीके से देखना, यानी कि लेकिन नहीं, ये भी एक गलत अंडरस्टैंडिंग है। जनरल कंक्लूजन ये है कि आप किसी भी इकोनॉमिक थॉट को, किसी भी पॉलिटिकल थॉट को उसके फिलोसॉफिकल ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होकर के अगर देखते हैं तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। क्यों नहीं देखना चाहिए, इनके पीछे के और रिगरस आइडियाज़, रिगरस आर्गूमेंट कैसे दिए जाएं, वो आप इजीली समझेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में लगातार बने रहेंगे तो खुद ब खुद एक साइंटिफिक माइंड अगर यदि आपके अंदर है तो इजीली समझने में कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी। बहरहाल ये कहना कि किसी भी हर पॉलिटिक्स का एक फिलोसॉफिकल ओरिजिन होता है, हर इकोनॉमिक थॉट का भी एक फिलोसॉफिकल ओरिजिन होता है। इकोनॉमिक थॉट का क्या मतलब है कि खास इकोनॉमिक रिलेशन को अप्रोच करने का, उन्हें समझाने का एक तरीका क्या है, एक आउटलुक के तौर पर एक वो किस तरीके से उन इकोनॉमिक पर्टिकुलर रिलेशंस को उन पॉलिटिकल इक्वेशंस को वो देखता है। तो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म कहता है कि इसको महज इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन के तौर पर नहीं देखना चाहिए बल्कि एक आउटलुक के तौर पर देखा जाना चाहिए। तो ये मोटे मोटे जो कंक्लूजन्स हैं उसके ही श्रेणी में एक चीज़ और आती है, कोई भी फिलोसॉफिकल व्यू जो होता है, अभी अगले सेशन में जानेंगे कि जब से फिलोसॉफी अस्तित्व में आई एक ज्ञान की शाखा के रूप में, तब से और उससे पहले भी उसका एक काम ये रहा कि वो ये बताए कि ज्ञान पैदा कैसे होता है, ज्ञान के पैदा होने का विज्ञान क्या है, यानी थियरी ऑफ नॉलेज के तौर पर वो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग एक क्या जानकारी देती है आपको।
उसके तौर पर। तो मार्क्सवादी थियरी ऑफ नॉलेज भी जो कहती है वो एक भौतिकवादी अंडरस्टैंडिंग देती है। कोई भी फिलोसॉफिकल व्यू किसी एक इंडिविजुअल ब्रेन वर्क नहीं हो सकता है, वो यकीनन ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स का काम होगा। और सब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो काम कोई इंडिविजुअल फिलोसोफर करे या ग्रुप या फिलोसोफर्स का कोई ग्रुप करे, उसका एक सोशल मटेरियल बेस होगा, जो उस वक्त के सोशल मटेरियल बेस से वो सोशल एक्टिविटीज़ में वो आइडियाज़ मैनिफेस्ट होंगे, रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, और उन्हीं कंडीशन में वर्कआउट करके कोई एक इंडिविजुअल फिलोसोफर भी ये काम कर सकता है और कई फिलोसोफर्स मिलकर भी ये काम कर सकते हैं, तभी वो आइडिया वहाँ से वो डेवलप होगा। ये फिलोसॉफिकल आइडियाज़ के ग्रो करने का एक की मटीरियलिटी है, एक मटीरियलिस्टिक व्यू पॉइंट है। इसमें डायलेक्टिक्स कहाँ है वो भी बाद में उसको छोड़ देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आइडिया बहुत लोगों ने दिया कि फिर तो मार्क्स में और मटेरियल और भी इस तरीके के आइडियाज़ आए। मार्क्स ने ज्ञान के पैदा होने का एक अलग एपिस्टेमोलॉजी दिया, वो भी समझेंगे इसको अभी आगे की इस पूरी प्रोसेस में। तो उसके तौर पर ये एक निकल करके आता है कि कोई भी नॉलेज जो होगा वो उसके ऐसे ह्यूमन ब्रेन वर्क का काम नहीं होगा। तो ये भी इसमें एक पार्ट के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर इस कॉन्क्लूज़न को डिराइव करना कि कोई भी व्यक्ति सोसाइटी में अगर ये दावा करता है कि मैं हर प्रकार की फ़िलॉसफी से मुक्त हूँ, हर प्रकार के वाद से मुक्त हूँ, जैसे आपको बहुत से ऐसे दोस्त मिलेंगे जो ये कहेंगे कि यार मैं ना हर प्रकार के वादों से मुक्त हूँ, और किसी भी प्रकार के वाद में ज़्यादा उलझने से वो परहेज करते हैं। बोले किसी भी प्रकार के वाद में ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए, थोड़ा सबसे कुछ ना कुछ लेना चाहिए, और कुछ थोड़ा इसकी और भी ज़्यादा प्रतिगामी परिणतियाँ ये होती हैं कि हम हर प्रकार के वादों से मुक्त हैं। ये जो आइडिया है आप साफ समझ रहे होंगे, ये एक नॉन क्लास फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट लेना हो गया। जो ऐसा कई दोस्त ऐसे भी करते हैं जो एक ही वक्त पर तो मार्क्सवादी विचार प्रणाली को प्रोमोट भी कर रहे होते हैं, प्रोपेगेट भी कर रहे होते हैं, उसका समर्थन भी कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ इसका समर्थन भी कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। ये उत्तर आधुनिकतावादी विचार है बेसिकली, आप समझ रहे होंगे। तो ये होता है सोसाइटी में कई दार्शनिक विचार एक साथ फ्लोट कर रहे होते हैं, और एक व्यक्ति के ऊपर कई दार्शनिक विचारों का असर भी हो रहा होता है। जब आपको फिलॉसफी का एक रिगरस अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, तो इस तरीके के विचारों का एक घाल मेल बन जाता है, और उस समय एक कोई फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट लेना एक मुश्किल टास्क बन जाता है। ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम से उबरने के लिए काफ़ी साइंटिफिक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत तो पड़ती है। लेकिन ये नॉन क्लास फिलोसफी का आइडिया, और फिलोसफी को इम्पार्शियल होना चाहिए, क्लास जो है कि मोहताज नहीं होना चाहिए, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियाज़ हैं, और इनका क्रिटिसिज्म करने पे ज़्यादा ऊर्जा खपाने का यहाँ मेरा मन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम अपने दर्शन के इस पूरे विषय को जो है एक मटीरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के तौर पर, फिर मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग के तौर पर आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, तो फिर इस चीज़ में ये बात यहाँ पर एक नतीजा निकल करके आता है, और आगे जाते हैं जो थोड़ा सा लेनिनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने क्लास इंटरेस्ट को, जिस क्लास के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो अस्तित्व में आई है, उसके क्लास इंटरेस्ट को मैनिफेस्ट करने के लिए, सोसाइटी के सामने रखने के लिए उसके पास में कोई रेवोल्यूशनरी थियरी यदि नहीं है, तो उसका हश्र ये होगा कि वो हॉस्टाइल पड़े हुए कैपिटलिस्ट आइडियाज़ से कुछ आइडियाज़ बोरो करे, या अल्टीमेटली जो एंटी सोशलिस्ट सोर्सेज हैं उनकी तरफ अपनी झोली फैलाए कि वहाँ से कुछ इस तरीके के आइडियाज़ ले। कुल मिलाकर के एक रेवोल्यूशनरी थियरी का होना बहुत ज़रूरी है, और इस रेवोल्यूशनरी थियरी को वर्किंग क्लास को दिया मार्क्स और एंगल्स ने, मटीरियल मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के तौर पर। अब ये बेसिक कंक्लूजन्स हैं जिन पर हमने जानने की कोशिश करी कि क्या कहते हैं ये मार्क्सवाद है। बहुत शॉर्ट में इस तरीके की कोशिश की, लेकिन नो डाउट इन सभी कंक्लूजन्स में कोई कंटेंट के साथ खिलवाड़ नहीं है, इस चीज़ें सारी एज इट इज़ रखने की कोशिश की है। लेकिन इस पूरे छोटे से बातचीत का जो अंश है वो यही है कि ये एक फिलोसॉफिकल व्यूज़ हैं, फिलोसॉफिकल थॉट है, एक फ्रेमवर्क है। आप दुनिया को इस नज़रिए से देख सकते हैं, आपके पास एक चॉइस है, आप इससे चाहें तो चाहें ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप अम्बेडकरवाद की थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए, वो पसंद आए तो वो ले लीजिए। सवाल ये है कि इन सभी फिलोसॉफिकल थॉट के, इन सभी फिलोसॉफिकल व्यूज़ के साइंटिफिक जस्टिफिकेशन तक पहुंचना, और वहाँ खड़े होकर देखना कि
किस फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क की तरफ हमें मुड़ना चाहिए। इन सवालों में वे साथी लोग जो मार्क्सवादी अध्ययन इनका लगातार बना होगा, इन सभी कंक्लूजन्स के पीछे जो साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है, आर्गूमेंट्स हैं, उन तक ईजिली पहुंच चुके होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो हम आगे के यही प्रयास हमारा जारी रहेगा। लेकिन इन सवालों के उत्तर अभी डिटेल में एक ही वीडियो में नहीं जा पाऊँगा, ये कई सीरीज़ मुझे कवर करनी पड़ेंगी, और उनमें ये सारी बातें फिर आपके साथ में साझा करूँगा कि किस तरीके से वे बातें जो मैंने पहले वीडियो में या दूसरी वीडियो में कही थी, उनका क्या औचित्य था, क्या उनका मतलब था। बहरहाल अभी हमारे मुख्य बिंदु इस वीडियो के दूसरे पार्ट पर आते हैं कि फिलॉसफी के सब्जेक्ट मैटर यानी उसकी विषय वस्तु को किस तरीके से आज समझा जाना चाहिए। थोड़ा सा इतिहास में भी जाएंगे, लेकिन डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे कि हम बताएं कि सोक्रेटिस का आइडिया फिलॉसफी क्या थी, प्लेटो की फिलॉसफी क्या थी, उन सब में जाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इतना समझना कि फिलॉसफी मानव सभ्यता के विकास क्रम में जब एक ज्ञान की शाखा के रूप में अस्तित्व में आती है, तभी से फिलॉसफी में मोटे मोटे रूप में जो डिबेट चलती है भाववादी दर्शन और भौतिकवादी दर्शन, उस डिबेट का जो स्ट्रगल है, उस डिबेट के स्ट्रगल के इतिहास के तौर पर भी हम दर्शन को देख सकते हैं। एक ये तरीका भी है, इस तरीके से भी एक सेपरेट वीडियो कवर करते हुए बात को रखा जा सकता है। दूसरा इस तरीके से रखा जा सकता है, हम यहाँ फोकस करें किसी गिवन टाइम एंड स्पेस में फिलॉसफी ने अपने सब्जेक्ट मैटर को किस तरीके से रखने की कोशिश की। जैसे अलग अलग टाइम में अलग अलग फिलोसोफर्स ने फिलॉसफी के सब्जेक्ट मैटर को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। जैसे सोक्रेटिस बोलते हैं, खैर अभी सोक्रेटिस पर नहीं जाते हैं, अभी देखते हैं आमतौर पर मोटा मोटा दर्शन का काम क्या रहा है। दर्शन यानी फिलॉसफी, उसमें इसको जरा और क्या कहते हैं बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, तभी हम इतिहास में जाएंगे। यानी अध्ययन का भी मुझे एक तरीका बेहतर ये नज़र आता है कि अध्ययन के तरीके को भी द्वंद्वात्मक रूप से देखें, आसानी हो जाती है। मैकेनिकल तरीके से मैं भी कई बार रखने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि समझाने में कई बार आसान लगता है, मैं समझा सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि कंटेंट में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी फिर। तो द्वंद्वात्मक तरीके से इसके ऐतिहासिक विकास को भी देखने की कोशिश में करनी चाहिए। आज दर्शन को हम किस तरीके से देखते हैं। देखो, दर्शन का काम क्या होता है कि वो बोलता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी अस्तित्वमान है, समाज में जो कुछ भी अस्तित्वमान है, जो कुछ भी हो रहा है, उसके जनरल लॉज क्या हैं, उसके जनरल लॉज के तौर पर और उनकी खोज करने के तौर पर भी दर्शन को देखा जाता है। साइंटिफिक फिलॉसफी में यही काम अक्सर होता है। और जो कुछ भी अस्तित्वमान है उसके फर्स्ट प्रिंसिपल्स, उसके जनरल प्रिंसिपल्स के तौर पर देखा जाता है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि बायोलॉजी जिस चीज़ का स्टडी करता है, वो कहता है ऑर्गेनिजम्स के अस्तित्व का आधार क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जिस्टेंस का बेस क्या है, उसका अध्ययन हम बायोलॉजी में करते हैं। हम देखते हैं स्टार्स, प्लैनेट्स और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके अस्तित्व का आधार क्या है, इसको एस्ट्रोनॉमी में अध्ययन करते हैं, इसका फिजिक्स में इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन एक जनरलाइज तरीके से कहें कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी अस्तित्वमान है उसका जनरल लॉ क्या है, इसके तौर पर समझने की कोशिश करना, ये एक साइंटिफिक फिलॉसफी का सब्जेक्ट मैटर रहा है। इस तौर पर भी क्या कहते हैं, इसको देखा जा सकता है। ऐसे देखेंगे तो फिर क्या नतीजा निकल कर के आएगा कि अलग अलग ब्रांचेज ऑफ साइंस में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एस्थेटिक्स, एथिक्स, इन सब में जो हो रहा है उनका जनरलाइजेशन के तौर पर, उनके एसेंस के तौर पर क्या निकल कर के आता है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारी इस दुनिया को देखने की क्या बनती है, उसके तौर पर दर्शन को देखना, एक ये अप्रोच बनता है। इसमें ये आज के तौर पर हम देखते हैं। अब इतिहास में हम जाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि दर्शन ने कई बार अपना रूप ऐसा लिया कि दर्शन का केवल काम क्या है, ये बताना कि जो ज्ञान का उदय होता है वो किस प्रकार होता है, यानी एपिस्टेमोलॉजी पर फोकस करना, थियोरी ऑफ नॉलेज पर फोकस करना, ये होता है। कभी दार्शनिकों ने ये कहा कि ह्यूमन हैप्पीनेस को समझाना, ह्यूमन हैप्पीनेस को किस तरीके से अचीव किया जाए उसको समझाना, ये दर्शन का काम होता है। या जो सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी आपको दिख रही है उसके कॉज को समझना और फिर इसको ओवरकम करना, ये फिलॉसफी का सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए।
तरह तरह के फिलोसोफर्स ने तरह तरह से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, जिनमें से कुछ दिलचस्प फिलोसोफर्स हैं जिन पर मुझे लगता है जिनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि डेस्कार्ट्स ने क्या कहा। डेस्कार्ट्स ने बोला कि फिलॉसफी का जो मेन काम है वो है लॉजिक के द्वारा हाईएस्ट विजडम को अचीव करना। ये डेस्कार्ट्स का मानना था कि सब्जेक्ट मैटर ये होना चाहिए फिलॉसफी का। लॉक और ह्यूम ने क्या कहा कि थियरी ऑफ नॉलेज को और थियरी ऑफ मोरालिटी को एक्सप्लेन करना, इस पर ध्यान केंद्रित करना, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना, ये काम होना चाहिए क्या कहते हैं फिलॉसफी के सब्जेक्ट मैटर का। सोक्रेटिस ने कहा हमें जो कुछ भी अस्तित्वमान है उसके जनरल प्रिंसिपल्स, उसके फर्स्ट प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करने, उनको अनकवर करने पर ध्यान देने से बेहतर है हम यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें कि ह्यूमन अफेयर्स कैसे हैं, थियरी ऑफ मोरालिटी क्या है, उन चीज़ों पर हम ध्यान केंद्रित करें। ऑब्वियसली मैं इन सभी फिलोसोफर्स की इंडिविजुअल फिलोसोफर्स की फिलोसफीज़ में डिटेल में नहीं गया हूँ क्योंकि मैं कोई फिलोसफी का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन उसका एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देने का काम ज़रूर, एक सेपरेट काम है, इस काम को किया जा सकता है और एक कंक्लूजन पे भी पहुंचा जा सकता है। तो ये समय समय पर फिलॉसफी का सब्जेक्ट मैटर बदलता रहा है, उसने अपनी शेप लेते रहा है, वो हिस्टोरिकली डेवलप होता रहा है, सोशली डेवलप होता रहा है, ह्यूमन कल्चर्स के बदलने के साथ साथ बदलता रहा है। इवन ह्यूमन कल्चर्स में जो थॉट्स की कल्चर है, इवन उसने भी फिलॉसफी के सब्जेक्ट मैटर को लगातार मोल्ड किया है, उसको डेवलप किया है, उसको क्वालिटेटिवली चेंज किया है, बदला है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ पर हमें ये देखने की ज़रूरत होगी कि आप जो हमने डेफिनेशन दी कि सभी साइंसेस का जनरल निचोड़ के तौर पर हम दर्शन शास्त्र को देखें साइंटिफिक फिलोसफी के तौर पर, तो इसमें इसको इजीली देखा जा सकता है। आप ज़्यादा पुरानी दौर में जाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूटन की बहुत फेमस किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका, उसका नाम द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी, यानी वे अपने काम को एक फिलोसफी के तरह उसको रखने की कोशिश उन्होंने की। लेमार्क का काम, लेमार्क ने किताब लिखी, उनकी किताब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो अच्छे से जानते होंगे, फिलोसफी जूलॉजिक, यानी कि जूलॉजिकल फिलोसफी, इस तरीके से कुछ निकलेगा ये। लाप्लास एक बहुत अच्छे एक नास्तिक साइंटिस्ट, उनका ये कहना, इनकी किताब थी अ फिलोसॉफिकल एसे ऑन प्रोबेबिलिटी। तो इन सभी ये अभी मुश्किल से 300 से 400 साल पुरानी, थोड़ा सा 500 साल पुरानी भी हो सकती हैं। ये लाप्लास की किताब तो 1814 में लिखी गई है और न्यूटन का काम शायद 16th सेंचुरी में या 17th सेंचुरी में आसपास है, मैं आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि क्या है, लेकिन ज़्यादा पुराना काम नहीं है, ये अभी का काम है, ये काम लिखे हैं। इन सभी कामों में ये क्या दिखा रहे हैं कि इनके टाइम तक जो नॉलेज था वो मतलब कह सकते हैं वो स्लाइटली डिफ्रेंशिएटेड था, मतलब वो बटा हुआ नहीं था, उनमें आप क्लियर कट ओवरलैपिंग देख सकते हैं। और यदि मानव सभ्यता के इतिहास में पीछे जाएंगे तो आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि बायोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर, बायोलॉजी का कार्यक्षेत्र ये है और केमिस्ट्री का कार्यक्षेत्र है, उनमें ज़बरदस्त ओवरलैपिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो उस समय पर फिलोसॉफिकल टास्क बहुत ईजी है। आज के टाइम में ये सब सारी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज बहुत बहुत दूर तक शिफ्ट हो गई हैं। इस तरीके से साइंटिफिक फिलोसफी का काम करना तो एक रिगरस तो बना ही है, और उसने ज़रूर इसमें कहा जा सकता है कि फ़िलोसफी के सब्जेक्ट मैटर को लेकर के नए सिरे से भी सोचना शुरू कर दिया हुआ। लेकिन हमें साइंटिफिक फ़िलोसफी के सब्जेक्ट मैटर क्या है उसको एक प्रॉपर तरीके से एक फ्रेमवर्क के रूप में रखने की कोशिश करते रहने के प्रयास में इन्वॉल्व रहना चाहिए। बहरहाल तो ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से देखते हैं। इसमें एक चीज़ पर नज़र दौड़ाना चाहिए कि शुरुआती जो फिलोसोफर थे उनका मेन काम क्या रहता था कि जो कॉस्मोलॉजिकल और कॉस्मोजोनिक प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, स्टार्स कैसे बने, उनका इतिहास क्या है, उनकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इन सबको समझने तक उनका काम रहता था। धीरे धीरे वो सोशल डेवलपमेंट हुआ, क्लास सोसाइटी बट रहा की फॉर्मेशन हो रही है, क्लास स्ट्रगल्स शार्पन हो रहे हैं, और क्या सोसाइटी में भी तमाम तरह के क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उन पर रिजॉल्व करना और उनको समझाना, फिर वो भी उसके कार्य क्षेत्र में आ गया। थियरी ऑफ मोरालिटी को सब्जेक्ट मैटर के तौर पर उसको कंसिडर किया जाने लगा। एपिस्टेमोलॉजी पे तो चल ही रहा था। ऑन्टोलॉजी, इसमें क्या होता था, जो कुछ भी अस्तित्वमान है, जो कुछ भी प्रोसेसेस हो रही हैं, उनके कॉज क्या हैं, उनकी थियरी आप कैसे देते हैं, यानी ऑन्टोलॉजिकल एपिस्टेमोलॉजिकल जो क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना एक फ़िलोसफी के क्षेत्र में इसको रखा गया इस तरीके से।
एंड इवन फिलोसॉफिकल एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ को भी इस तरीके से एक लंबे समय से फिलोसफी के कार्यक्षेत्र के रूप में ट्रेस किया जाता रहा है। तो दर्शन क्या है, इसके सब्जेक्ट मैटर पे यदि बात करेंगे तो बहुत लंबा खींचेगा, और इस पर मैं कोई दावे से कहूँ कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो वो बहुत मुश्किल काम है, और उस पर जाने का कोई इरादा भी नहीं है। लेकिन मोटा मोटा इतना कह जरूर सकते हैं कि जो चीज़ लंबी समय से चलती आई है कि जनरल प्रिंसिपल्स को अनकवर करना, और शुरुआत में जैसा कि हमेशा, जैसे मैंने एक सबसे पहले गिनाया कि स्कूल के तौर पर देखना, स्कूल के तौर पर नहीं, एक इस तरीके से अप्रोच करना कि मैटर और माइंड के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करना इस समय समय पर दर्शन ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, इसके इतिहास के रूप में भी दर्शन को देखा जा सकता है। कि कई बार फिलोसोफर्स ने कहा कि जो मैटर होता है उससे आइडिया, उससे कॉन्शियसनेस, उससे चेतना का विकास होता है। कुछ फिलोसोफर्स का ये मानना था कि चेतना से या कॉन्शियसनेस से या माइंड से मैटर की उत्पत्ति होती है। पहले वाले इनको मटीरियलिस्ट कैटेगरी में रखा जाता है, दूसरे वाले जो है आइडियलिस्ट कैटेगरी में रखा जाता है। और इस मटीरियलिज्म और आइडियलिज्म के स्ट्रगल के तौर पर दर्शन को भी देखा जा सकता है। तो ये इस तरीके से देखने का काम जो है दर्शन में होना चाहिए, और ये इस ऐसे साइंटिफिक फिलॉसफी को हमें आगे की तरफ कोशिश करनी चाहिए। फिर ये फिलॉसफी का जब आगे जब डेवलपमेंटल प्रोसेस से गुजरते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस तरीके से जो दर्शन है वो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो दर्शन का जो एक फ्रेमवर्क है उस तक अपनी रिचेस्ट और फुलेस्ट एक्सपोजिशन तक पहुंचता है। डायलेक्टिकल मटीरियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग के तौर पर, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म के फॉर्म में दर्शन अपने आप को एक फुलेस्ट एक्सपोजिशन में के सामने, मानवता के सामने वो आता है। मार्क्स और एंगल्स उसको वर्कआउट करते हैं और उसको सामने रखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड फिलोसॉफिकल थॉट का जो हिस्ट्री है उसमें डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का एक यूनिक रोल है, और जो सोसाइटी को नेचर में होने वाली हर एक प्रोसेसेस का एक यूनिक तरीके से एनालिसिस आपके सामने रखता है, और उस एनालिसिस को रखने के बाद फिर उनमें होने वाली चेंजेस की गुंजाइशें बताता है कि इनमें चेंजेस की गुंजाइश और चेंजेस इस डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकते हैं। इस फॉर्म में जब हम देखते हैं दर्शन को डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म के फॉर्म में, तो हम पाते हैं कि दर्शन अब आज जो एक फ्रेमवर्क के तौर पर देखा जाना चाहिए उसको एक वर्ल्ड व्यू और एक मेथडोलॉजी के फॉर्म में देखा जाना चाहिए। ये फिलॉसफी के पार्ट नहीं है, ये फिलॉसफी के फंक्शंस, यानी फिलॉसफी फंक्शन कैसे करती है। आप फिलॉसफी को केवल उसके वर्ल्ड व्यू को लेकर के या केवल उसके मेथडोलॉजी को लेकर के आप उसको ऐसे नहीं देख सकते। वर्ल्ड व्यू और मेथडोलॉजी, ये दोनों सवाल एक फिलॉसफी, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, डायलेक्टिकल मटीरियलिस्ट फिलॉसफी, यानी इवन एक साइंटिफिक फिलॉसफी में होने चाहिए। दैट मीन्स साइंटिफिक फिलॉसफी जो होती है वो वर्ल्ड व्यू और मेथडोलॉजी की यूनिटी होती है। इनमें किस तरीके के यूनिटी होती है, किस तरीके का इनमें स्ट्रगल होता है वर्ल्ड व्यू और मेथडोलॉजी में, वो चीज़ अभी और पढ़ने लिखने की है। इवन शायद मेरे भी थोड़ा सा पढ़ने लिखने का भी मामला है, तो इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा अभी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर तय है कि दर्शन को एक वर्ल्ड व्यू और एक मेथड के तौर पर देखा जाना चाहिए। सेपरेट वर्ल्ड व्यू के तौर पर दर्शन को देखना, इससे भी आप दर्शन में ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे, और सेपरेट मेथड के तौर पर दर्शन को देखना, इसमें भी आप ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म जो अंडरस्टैंडिंग है उसका मतलब यही है, वर्ल्ड व्यू एंड मेथडोलॉजी। अब इतिहास में, दर्शन के इतिहास में हमने ये देखा है कि एक माइथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी दर्शन में रही है, जिसमें ये चलता था कि हर सोसाइटी में होने वाले फिनोमेना का, नेचर में होने वाले फिनोमेना का जो जस्टिफिकेशन देना है, जो एनालिसिस देना है, उनमें एक जनरल आइडिया पहले दिमाग में होता है किसी फिलोसफिकल थिंकर के, और वो जनरल आइडिया को पर्सोनिफाई करके उस प्रोसेस पर, उस फिनोमेना पे थोपता है। ये इस तरीके की जो एक्सप्लेनेशंस हैं दर्शन के पूरे इतिहास में, ये आइडियलिस्ट एक्सप्लेनेशंस हैं, और ये इन्हीं से माइथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस और उनका एक रिलीजियस कोग्निशन
यहीं से से डेवलप होते हैं। तो ये जो माइथोलॉजिकल है, अब अगर इतिहास को मैं जा करके इतिहास में जो दर्शन के विकास को समझें अब इस डायलेक्टिकल मटीरियलिस्ट स्टैंड पॉइंट से, तो मैं समझ में आएगा कि माइथोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक वर्ल्ड व्यू के तौर पर वो है। और वर्ल्ड व्यू उस समय क्या था, माइथोलॉजिकल। उसी समय उन्हीं के पीरियड में ऐसे भी दार्शनिक रहे हैं जिनका वर्ल्ड व्यू क्या रहा होगा, मटीरियलिस्ट। लेकिन एक सेकंड क्वेश्चन भी जो है फिलोसफी में होता है कि अप्रोच करने के मामले में किसी पर्टिकुलर फिनोमेना को या फिनोमेनन को किस तरीके से आप अप्रोच करते हैं, उसमें एक वर्ल्ड व्यू को देते हैं। फिर आप वो फिनोमेनन की डेवलपमेंट का, उसके मोशन, उसमें होने वाली मोशंस का, उसके विकास का क्या मेथड है, क्या लॉज ऑफ मोशन है, उसके तौर पर ये उस समय या तो डेवलप नहीं हो पाया था, या ऐसा भी माना जाता था कि या तो केवल इस पहलू पर जोर है या केवल इस पहलू पर जोर है। बहरहाल ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड व्यू के तौर पर इतिहास में वे दर्शन की धाराएं जिनका स्टैंड पॉइंट मटीरियलिस्ट था, उनको पढ़ना एक साइंटिफिक फिलोसफी की तरफ जाना है, एक साइंस की तरफ जाना है। तो इसमें कोई वो नहीं है दो राय। लेकिन फिलोसफी की वे धारा जिनमें वर्ल्ड व्यू के तौर पर एक मैथोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट लिया जाता है, आइडियलिस्टिक स्टैंड पॉइंट लिया जाता है, वे सीरियसली कोई साइंस नहीं है, उसको इस तरीके इसको एक क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि दर्शन जो मामला है, फिलोसफी जो मामला है, उसे एक फिलोसफी एज अ मेथडोलॉजी एंड फिलोसफी एज अ वर्ल्ड आउटलुक के तौर पर देखेंगे। आगे आने वाले सतत वीडियो में एक मेथड और वर्ल्ड व्यू को लेकर के किस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है, इस पर आगे जोर रहेगा। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, यहाँ पर इसे कवर करते हैं, बस यही चीज़ रहती है। हाँ, इसमें दो चीज़ें और एक्स्ट्रा अब ये समझ में आने लग जानी चाहिए कि इस लिहाज से हर फिलोसफी का में एक डिग्री ऑफ साइंटिफिकलनेस होती है। यानी कि कोई फिलोसफी कितनी साइंटिफिक है, इट विल डिपेंड्स अपॉन कि उसका वर्ल्ड व्यू क्या है, फिर वो किस मेथड क्या देती है, मेथड क्या है। कई बार ऐसा होता है वर्ल्ड व्यू करेक्ट होता है, लेकिन उस प्रोसेस के मेथड को, उस प्रोसेस के डेवलपमेंट की मेथड को समझाने में वो फेल होती है। अभी आगे जानेंगे किस तरीके से ऐसे कौन कौन से मेथड आए हैं। तो डिग्री ऑफ साइंटिफिकलनेस किसी फिलोसफी की क्या है, किसी फिलोसफिकल थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का क्या है, वो एक ज़रूरी है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इसी एंगल से, इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े होकर हमें ये तय करना चाहिए कि अम्बेडकरवाद क्या है और मार्क्सवाद क्या है। इस पर आगे कोशिश करूँगा अपनी कि एक अच्छे तरीके से इस पर एक बातचीत रखी जावे ज़रूर। अब एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर करना चाहिए, उसको यहाँ रखना चाहिए कि जितनी भी कहावतें, जितनी भी मुहावरे, जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं सोसाइटी में, नेचर में, उन सभी एक्टिविटीज़ के पीछे, मुहावरों के पीछे, कहावतों के पीछे एक फ़िलॉसफी खड़ी होती है, एक फ़िलॉसफिकल आउटलुक खड़ा होता है। अगर आपने सचेतन रूप से एक सिस्टमैटिक तरीके से दर्शन का अध्ययन नहीं किया है, तब तो हो सकता है कि आप उस परिघटना के पीछे उस दर्शन को न पहचान पाएँ। ऊपरी तौर पर आप उसको देख लें और उसमें ऊपरी तौर पर उसकी जो पिक्चर है उसको देख करके एक निर्णय लें कि आप इस पिक्चर से नफ़रत करेंगे या इस पिक्चर से मोहब्बत करेंगे। आप ये इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन अगर फिलॉसफी में जब आपका एक पकड़ होगी तो आप उनके पीछे के हर कॉज को समझ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, और ये उदाहरण मुझे लगता है मेरी पूरी बात को समेटने लायक होना चाहिए, और जो क्या कहते हैं अच्छे दोस्त होंगे वो मेरी बात के जो साइंटिफिक एलिमेंट है उसको रेस्क्यू करना, उसको पकड़ पाने का उनके अंदर एक ज़रूर क्वालिटी होना चाहिए। जैसे आपने अक्सर सुना होगा भगत सिंह के जन्म दिवस पर, उनकी शहादत दिवस पर अक्सर लोग कहते हैं कि भगत सिंह युगों युगों में पैदा होते हैं, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा नहीं होते, भगत सिंह बनते हैं। अब ज़रा इस वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और सोचिए कि इन दोनों विचारों में आपको क्या तो फ़र्क नज़र आया, और जो फ़र्क नज़र आया उनमें से आप किस विचार के पक्ष में आप जा रहे हैं। यानी आपको लग रहा होगा कि ऑब्वियसली इनमें पक्ष में जाने, विपक्ष में जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर भी हम क्या अपनी कोई स्टैंड पॉइंट लें, यहाँ पर अपनी कोई अवस्थिति क्यों करें, ये तो कोई गैर ज़रूरी बात है। लेकिन इस क्रूड एग्जाम्पल से एक बहुत ही सीरियस कंक्लूजन तक आप जाने वाले हैं। जैसे उदाहरण,
जो लोग ये कहते हैं कि भगत सिंह पैदा होते हैं, ऑब्वियसली वो एक भाववादी दर्शन की तरफ जा रहे होते हैं, जो आगे चल कर के अगर उनकी तार्किक परिणतियों तक उनको लेकर के जाएं तो वो माइथोलॉजिकल और रिलीजियस और तमाम अंधविश्वासों से भरी हुई उनकी जीवन शैली होनी चाहिए, उनके सामाजिक व्यवहार होना चाहिए। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि भगत सिंह पैदा होते नहीं, वो बनते हैं, इसका मतलब क्या है? भगत सिंह जन्म लेने, जब कोई पैदा होता है तो वो कुछ नहीं होता है। जब वो लाइफ जब वो जी रहा होता है तो उसकी सोशल कंडीशंस, लाइफ में आने वाले स्ट्रगल्स, उन स्ट्रगल्स में इन्वॉल्व रहना और लाइफ को जीते वक्त उन सोशल कंडीशंस में से लगातार इंटरेक्ट करने की प्रोसेस में वो इवॉल्व होता है, तो वो तय करती है कि वो क्या बनेगा। इसके पीछे एक मटीरियलिस्टिक आउटलुक खड़ा हुआ है। इसी तरीके से हर लाइफ एक्टिविटी के पीछे, हर सोशल एक्टिविटी के पीछे, आपके द्वारा कही गई हर बात के पीछे एक दर्शन काम कर रहा होता है। अभी उन सभी एग्जाम्पल्स की डिटेल में तो खैर नहीं जाते हैं, लेकिन जब दर्शन हम जब कवर करेंगे, जब हम फिलोसॉफी को ठीक से फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग बनाते चलेंगे, साइंटिफिक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, तब वापस लौट करके इन्हीं चीज़ों पे आके याद दिलाएंगे कि उस समय ये बात कही गई थी, इसको ऐसे भी लागू करके देखा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी ही। शुक्रिया।